नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। तो आज हम जब बात करेंगे जिस भी कार्यक्रम की, दरअसल जब हम अपनी जिंदगी की बात करते हैं, अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमारी आती जाती सांसें हमारे जीवन की डोर समझी जाती हैं। और अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि मानो जान पर ही बनाई है। तो आज हम बात कर रहे हैं दमा या अस्थमा की। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग दमा के शिकार हैं। बड़ी संख्या में तो दमा की वजह से हर साल मौतें हो जाती हैं लोगों की। दमा रोका जा सकता है, दमा से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि दमा रोग अगर हो भी जाए तो उसे अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ जरूरत है जानकारी की और जागरूकता की। जब दमा के दौरे पड़ते हैं तो आखिर क्या कुछ किया जाए, सबसे पहले कब विशेषज्ञ को दिखाएं और क्या कुछ हैं दमा के लक्षण, इन सब विषयों पर बात करेंगे अपने आज के इस विशेष एपिसोड में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष पैमानों का पैनल मौजूद है। हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय हड्डा, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर जीसी खिलनानी मौजूद हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और फॉर्मर एचओडी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली से। और इनके अलावा दर्शकों, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधा जुड़ सकते हैं और उसके लिए हमारी फोन लाइंस जो हैं वो खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लें 1800111234। और इसके अलावा आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आप दमा रोग के विषय में पूरी जानकारी पाएं, विशेषज्ञों को कॉल करें 1800111234 पर। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते समझते हैं कि आखिर दमा रोग है क्या। डॉक्टर खिलनानी, अगर आपके साथ शुरुआत करें इस कार्यक्रम की और ये समझने की कोशिश करें कि जब हम दमा की बात करते हैं, अस्थमा की बात करते हैं, तो किस तरह से इसको समझना चाहिए। अगर हम ये जानना चाहें कि ये रोग ओवरऑल है क्या, तो कैसे समझेंगे इसको? तो निखिल, दमा को एक बीमारी समझें या मैं इसको कहूँगा ये एक प्रवृत्ति है, जिसको कि हमने सब जानते हैं कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी होती है कि जब आदमी का कोई रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वो एलर्जी जब स्किन में होती है तो एक्जिमा होती है, इसको डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। नाक में होती है तो राइनाइटिस होती है, नाक बहती है। आँख में होती है तो आँखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, आँख लाल हो जाती है, बहने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। यही एलर्जी जब फेफड़े में होती है, फेफड़े की नलियों में होती है और सांस की नलियों में, तो ये अस्थमा का रूप लेती है। इसका मतलब ये है कि जो सांस की नलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं और उसमें जो व्यक्ति को सांस में तकलीफ होती है, वीजिंग होती है, खांसी होती है, वो लेट नहीं पाता। जब हम कहते हैं कि 10 से करीब 3 से 10% लोगों को दुनिया में अस्थमा होता है, और वाइड रेंज करें तो 1 से 29%। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग खांस रहे होते हैं हमेशा, लेकिन ये एक प्रवृत्ति होती है। जब भी कोई विपरीत अवस्था होती है, जिसको हम ट्रिगर्स कहते हैं, तो इन लोगों को अस्थमा का अटैक होता है। और इसके बारे में जैसे आप प्रश्न पूछेंगे हम आगे बात जी। तो ट्रिगर्स की हम बात जरूर करेंगे डॉक्टर हड्डा, लेकिन उससे पहले हमारे देश में दमा की क्या स्थिति है, कितना अगर जिसको कहते हैं कि डिजीज लोड जो है वो कितना है, पेशेंट लोड कितना है, स्थिति कितनी गंभीर है अगर इसको देखा जाए तो? देखिए, ये निखिल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। अगर आप बात करेंगे तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं जी। तो अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करोगे तो किसी भी डिजीज़, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे कैंसर्स हो जी, सारे के सारे जो एब्सोल्यूट नंबर है हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़। दूसरा ये है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं जिसमें अस्थमा है, COPD है, ये भी अगर हम बात करें तो दुनिया में हम नंबर, एब्सोल्यूट नंबर के मामले में काफ़ी ऊपर हैं। एक चीज़। दूसरा ये है कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो नंबर है अस्थमा का या COPD का,
नंबर बढ़ता जा रहा है। जो आखिरी बार जो स्टडी हुई थी करीबन 3-4 साल पहले डाटा पब्लिश हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें पिछले 3-4 साल में अस्थमा के नंबर काफ़ी बढ़े हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो जब ये देखा जा रहा है और जैसा कि डॉक्टर हड्डा आपने कहा कि अस्थमा के नंबर लगातार बढ़े और हम दुनिया भर में सबसे बड़ी आबादी हैं, तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है इस रोग से। डॉक्टर खिलनानी, किन किन लोगों को सबसे अधिक सजग रहने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि हमें समझना है, जैसे मैंने कहा कि प्रवृत्ति है, तो ये कैसे पता चले या कैसे हम इसको सस्पेक्ट करें कि एस्थमा है। तो एस्थमा को सबसे कॉमन तो ये होता है कि व्यक्ति को खांसी होती है, उसको सांस में तकलीफ होती है, उसकी छाती से सीटी की साए साए की आवाज़ आती है, रात को वो लेट नहीं पाता, उसको बैठना पड़ता है, और जब वो कोई इनहेलर लेता है तो फिर उसको उससे राहत मिलती है। लेकिन अस्थमा कई तरह से प्रेजेंट करता है। कुछ लोग बिल्कुल इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, उनको इतना सांस फूलता है कि ऑक्सीजन कम हो जाता है उनको, जिसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। लेकिन एक और तबका है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि लोगों को खांसी होती है। आपने देखा होगा कि वायरल इन्फेक्शन होता है, हम भी कहते हैं कि भाई वायरल इन्फेक्शन को इलाज करोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी 7 दिन 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एस्थमा के मरीज़ होते हैं जिनको कि ये प्रवृत्ति होती है, हल्का सा वायरल इन्फेक्शन होने के बाद उनकी खांसी कई बार आपने देखा होगा कि हफ्तों नहीं महीनों चलती रहती है, और जब वो खांसते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी सी साए साए की आवाज़ होती है। नतीजा ये होता है कि वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक एंटीबायोटिक लेते हैं, फिर ठीक नहीं होते, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरी एंटीबायोटिक, फिर तीसरी एंटीबायोटिक, तो फिर वो समय के साथ इम्प्रूव भी कर जाते हैं। इस तरह से कई महीने कई सालों बीत जाते हैं जब तक ये पता चले कि एक्चुअली एस्थमा है। तो इसका जो निदान है वो मुमकिन है। उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि वो व्यक्ति जो है वो मशीन में अपना सांस फूंकता है, तो उससे जो सांस का जो कैलिबर होता है वो हमें पता चल जाता है कि इसके सांस के नलियों में सिकुड़न है। और उसके बाद जब उनको एक इनहेलर या नेबुलाइजर देते हैं जिसको सैल्बुटामॉल या कॉमन एस्टेलिन कहा जाता है, उसके 10 मिनट बाद वो सिकुड़न खुल जाती है, उसका वो भी उसका एक बार फिर टेस्ट करके पता कर लेते हैं। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि इस व्यक्ति को एस्थमा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को मौसम बदलने के साथ बार बार खांसी होती है, लंबी खांसी होती है और इलाज से शॉर्ट टाइम में ठीक नहीं होती है, या जिसको परिवार में ये पीढ़ियों में होती है या परिवार में किसी को एस्थमा रहा है, तो फिर उसको ये सोचना चाहिए कि एस्थमा हो सकता है और उसकी जांच करानी चाहिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो इससे जुड़ी हुई तमाम सारी भ्रांतियां हैं और तमाम सारी सावधानियां रखने की भी ज़रूरत है, उसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा दमा या अस्थमा पर जारी रहेगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा, पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ, चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा या दमा पर। किस तरह से इस रोग को मैनेज किया जा सकता है, और अगर दमा के अस्थमा के दौरे पड़ते हैं तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ इसको लेकर के भ्रांतियां हैं। इस पर 2 खास विशेषज्ञ हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका आपसे हम परिचय करा दें। डॉक्टर विजय हड्डा हमारे साथ मौजूद है, जो कि एडिशनल प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
एम्स न्यू दिल्ली से, और डॉक्टर GC खिलनानी हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, और जो कि फॉर्मरली प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली से। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर हड्डा आपसे कि जब हम बात करते हैं अस्थमा की तो बहुत सारी भ्रांतियां भी है इसको लेकर के। एक तो ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये रोग बचपन में ही हो जाता है, बच्चों को होता है और आगे फिर डेवलप होता है, क्या जो एडल्ट्स हैं उनको ये नहीं होता, या किस तरह से? क्योंकि कई बार ये बात भ्रांति ही उसको कहा जाएगा कि बच्चों में होता है और अपने आप ठीक हो जाता है, क्या कुछ कैसे समझे इसको? जी देखिए निखिल, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनमें से एक ये भी है, पर इसके बारे में मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखो अस्थमा बच्चों में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 5 से 6 साल, उनमें अगर आप देखोगे तो जो अभी सर ने जो फीचर बताए, वीजिंग होना, खांसी होना, सांस चलना, या बच्चों में देखोगे तो बहुत कॉमन है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बच्चों का जो ये वीजिंग वाला है वो चला जाता है, और शायद सारे वीज अस्थमा नहीं होते, पर फिर भी अगर हम सारे उनको भी निकाल दें तो भी ओवरऑल अस्थमा बच्चों में ज़्यादा होता है, यंग एज में ज़्यादा होता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होता। एक अलग से कैटेगरी होती है अडल्ट ओनसेट अस्थमा, जो करीबन 30 के बाद होता है। अदरवाइज ज़्यादातर जो अस्थमा होते हैं वो टीनेजर में या टोडलर्स में, जो उस वाले एज ग्रुप में होते हैं। और जैसे जैसे ये भी हमने देखा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चों में ये अस्थमा ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरा जो अस्थमा है, जो अडल्ट ओनसेट है, वो ज़्यादातर डिसअपियर नहीं होता है, उनको उम्र भर में अस्थमा रहने का ज़्यादा चांस होता है। जी जी डॉक्टर खिलानी, अगर कोई एलर्जी है या दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेस है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दमा का ही के लक्षण हैं? क्योंकि कई बार जैसा कि आपने कहा कि लोग बहुत लंबे वक्त तक उसकी दवा करते रहते हैं, थोड़ा ठीक होंगे फिर आगे करेंगे, तो कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, एक तो ऐसा है कि अगर किसी को वीजिंग हो रही है और सांस में तकलीफ हो रही है और वो इनहेलर लेने से उसको तुरंत आराम मिल जाता है कुछ सेकंड्स और मिनटों में, ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि इनको अस्थमा है। और अगर ये बार बार हो रहा है, और दूसरा मैंने बताया कि जो हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें उसकी रिवर्सिबिलिटी, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, सांस की रुकावट, उससे पता चलता है। उसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जैसे इयोसिनोफिल्स होते हैं, IgE होते हैं, जो कि एलर्जी का एक मापदंड होता है, तो इनसे बीमारी का पता चलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पहचानना, क्योंकि ये पॉसिबल है कि एक नॉर्मल लाइफ लीड करे अस्थमा के साथ। इसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन, PT उषा, इयन बॉथम और बेकम, जो नामी प्लेयर हैं, ये एस्थमेटिक रहे हैं। और 1988 में जो ओलंपिक्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो उनको 10% गोल्ड मेडलिस्ट को एस्थमा था। तो मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि एस्थमा को कोई बीमारी ना समझें, इसको पहचान के अगर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं हम करेंगे तो एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल होती है। जी डॉक्टर हड्डा, जो दमे का दौरा होता है उसको लेकर के कई बार कई तरह की बातें होती, तो सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि कितना गंभीर हो सकता है ये दौरा, और क्या कुछ कारक होते हैं उसके किसी भी दमे के दौरे के। और सबसे पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति को दमे का दौरा पड़ता है तो परिवार के लोग हैं या जो साथ के लोग हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे उसको संभालना चाहिए? जी देखिए, पहले तो यह है कि दमा का दौरा क्या होता है। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि दमा के जो लक्षण हैं वो यूजुअली सांस फूलना, वीजिंग या विस्लिंग साउंड जैसा आना, चेस्ट टाइटनेस लगना, खांसी होना, ये फीचर होते हैं। ज़्यादातर जो ये फीचर या जो ये लक्षण हैं ये थोड़े थोड़े होते हैं, और अगर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, स्पेशली इनहेलर्स, तो ये कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं उनमें ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। सांस का फूलना इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते। तो जब वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाता है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसको हम सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा बोलते हैं, या आप जो बोल रहे हैं अटैक भी बोलते हैं उसको। उस केस में इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है, ऑक्सीजन लगानी पड़ सकती है। अगर बहुत ही स्थिति गंभीर हो तो कुछ पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी लगाना पड़ सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक ये है कि सबसे पहला तो कि जिसको अस्थमा है उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे को अस्थमा है,
कई बार जो हम डॉक्टर्स लोग हैं, ये जो फिजिशियंस हैं, वो उनको सिर्फ ये बोल के छोड़ देते हैं एलर्जी है। जब हम एलर्जी बोलते हैं तो पेशेंट उनको बहुत सीरियस नहीं लेता, उसको लगता है नहीं नहीं तो ऐसे ही क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्लियरली उनको बताएं कि अस्थमा है और अस्थमा ज़्यादातर जो दवाइयाँ हम लेते हैं तो उससे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कभी कभी अस्थमा का इतना अटैक भी हो सकता है कि जानलेवा हो सकता है। अगर हम ये पेशेंट को क्लियरली बता दें, एजुकेट कर दें, तो इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड अस्थमा डे जो अब की बार जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ट्यूसडे को, उसका थीम भी यही है, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। मीन्स हमें पेशेंट्स को एज वेल एज जो अस्थमा केयर प्रोवाइड करते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए। पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि अस्थमा है क्या, उसके लक्षण क्या हैं, सबसे कारगर इलाज क्या है, इलाज नहीं करने का क्या नुकसान हो सकता है, कैसे अस्थमा के अटैक को पहचानें, कब हमें दवाइयों को ऊपर नीचे करना है, कब हमें एडिशनल हेल्प चाहिए फिजिशियंस का। और फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिशियन को चाहिए कि अभी नया नया जो किस तरह स्टडीज आई हैं, नया नया कोई इलाज आया है कि नहीं आया है, और तो ये चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट का मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को हम कर पाएँ, कम कर पाएँ। जी जी, निश्चित तौर पर। और आपने जैसा कि कहा कि 7 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है और अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स ये बेहद ज़रूरी है। तो जागरूकता, सावधानी, उसके विषय में जानकारी ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात है कि जिन लोगों को नहीं भी है वो भी उसको लेकर के जागरूक रहें, दूसरों को सावधान करें और जागरूक बनाएं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, उनसे संपर्क करते हैं। जी, नाम बताइए अपना। मीरा शर्मा। जी बताइए, क्या दिक्कत है? हमारे बच्चे वो जून में 8 साल कंप्लीट होगा, उसको बचपन से ही अस्थमा है, तो हम उसको अभी फोराकाट नाम का एक इनहेलर दे रहे हैं। हाँ, उसको बोला है एलर्जिक अस्थमा है, ऐसा बोला है। तो खांसता है, एकदम बलगम जमा रहता है हमेशा छाती में। अभी भी उसको ये समस्या चल रहा है, तो हम क्या करें उसके लिए? बच्चा एकदम हाइपर एक्टिव है। जी जी, डॉक्टर खिलनानी आप ये सवाल लेना आपके बच्चे को अस्थमा है तो कोई आप उसको ये नहीं सोचें कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता, ये तो एक स्टिग्मा हो गया, एक बीमारी हो गई। मैंने कहा ये प्रवृत्ति है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट उम्र के हिसाब से। अगर 13 साल से छोटा है, बड़ा है तो फिजिशियन के पास जाके। और इसके बारे में निखिल मैं 1 मिनट लूँगा बताने के, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए। जब हम लोग अस्थमा का इलाज करते हैं उसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं जी। एक तो होती है इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कंट्रोलर मेडिकेशन कहते हैं। और ये एक धारणा होती है, सर जैसे ही हम किसी को इनहेलर देते हैं तो पूछते हैं कि अरे इसमें स्टीरॉयड होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से होता है। और वो जो होते हैं वो माइक्रोग्राम्स में होते हैं, जैसे जो टैबलेट्स में होते हैं वो मिलीग्राम्स में होते हैं, तो माइक्रोग्राम्स में होते हैं। और वो एक ज़रूरी, जिसको हम कहते हैं शीट एंकर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये नहीं होता कि एक बार शुरू हुआ तो ये ज़िंदगी भर चलेगा। फिर दूसरा प्रश्न ये होता है पेशेंट का कि अरे इसकी हमें आदत तो नहीं पड़ जाएगी, क्या हमें ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा? ये भी एक धारणा है, ये गलत है। तो ये जो कंट्रोलर मेडिकेशन होते हैं, ये इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से लेने होते हैं। साथ में उसके एक रिलीवर मेडिकेशन होता है। रिलीवर का मेडिसिन का अर्थ ये होता है कि वो जो सांस की नलियाँ हैं जो सिकुड़ी होती हैं उनको वो खोलते हैं। तो यूजुअली जो इनहेलर्स होते हैं इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो मेजर जो ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का, पहले तो ये है कि जो ट्रिगर्स होते हैं उसको पहचानना, उससे बचाव करना। दूसरा ये जो कंट्रोलर मेडिकेशन है वो डिफाइंड पीरियड के लिए लेना होता है। और साथ में जो रिलीवर मेडिसिन जो होती हैं, ज़्यादातर अस्थमा का इलाज इनहेलर्स के ज़रिए होता है। तो और ये बहुत बड़ी धारणा है जो कि एक रुकावट है अस्थमा के कंट्रोल में, कि लोग सोचते हैं अरे अरे ये तो अस्थमा की आदत हो गई, या पब्लिक में लेने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, सोचते हैं कि लोग कहेंगे अरे इसको क्या हो गया। तो इसको एक स्टिग्मा ना समझें, इसको ये एक लाइफ का हिस्सा समझें कि इससे हमें लड़के एक साधारण नॉर्मल ज़िंदगी, चाहे वो पढ़ाई में कहो, चाहे वो
स्पोर्ट्स में कहो या कुछ भी अचीव करना, अगर आप एस्थमा को प्रॉपर कंट्रोल करेंगे तो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एस्थमा पुअरली कंट्रोल हुई, सपोज आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेके और ज़िंदगी को चलाते रहेंगे तो आगे जाके ये क्रॉनिक हो जाती है और जो हम इसको रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इससे अगर बचना है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो डॉक्टर हड्डा, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक तो ये भी क्लियर किया गया कि इनहेलर्स का प्रयोग जो है, जैसा कि डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि उसको करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और कोई इस तरह का जो स्टिग्मा है वो भी नहीं रखना चाहिए। साफ तौर पर ये भी समझना चाहेंगे डॉक्टर हड्डा कि अगर हम नवजात शिशुओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनमें भी अस्थमा, उनका प्रबंधन कैसे करें? क्या कुछ करना चाहिए बच्चों के में अस्थमा के प्रबंधन के संबंध में? नवजात शिशुओं की अगर बात करें तो उसके विषय में भी बताएं। देखिए, अस्थमा चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, इलाज सेम है। उनको भी हमें इनहेल्ड मेडिकेशन देनी होती हैं इनहेलर के रूप में, पर डिफरेंस एक आता है कि बच्चों को जो इनहेलर देने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। बड़ों में हम आराम से जो इनहेलर बोलते हैं वो दे सकते हैं। इनको यूजुअली नेबुलाइजर फॉर्म में देना पड़ता है, जिसको आमतौर पे हम भाप बोलते हैं। पर अस्थमा भी इतना कॉमन है कि ज़्यादातर पब्लिक समझती है कि नेबुलाइजर क्या होता है, नेबुलेशन क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। वही एक अंतर है। बाकी ट्रीटमेंट मोर और लेस, चाहे अडल्ट में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे बूढ़ों में हो, इलाज सेम ही रहता है। जी, तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अनिल विश्वकर्मा पंजाब से कॉल कर रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मेरी बेटी है 9 साल की, तो उसको जैसे ड्यूरिंग ट्रांजिट मौसम चेंज होता है ना, उस टाइम मतलब काफी खांसी वगैरह शुरू हो जाती है, बलगम वगैरह, वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, जब तक मौसम चेंज होने का टाइम आ जाता है फिर सर वही हो जाता है, मतलब खांसी बढ़ जाती है, बलगम मतलब काफी रहती है। ठीक है। डॉक्टर विजय हड्डा, क्या ये सवाल लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आई थिंक अगर इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सुना होगा तो अभी इनका जो है थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा होगा अस्थमा के बारे में। जिस तरह के ये लक्षण बता रही हैं कि मौसम चेंज होने पे खांसी होना और वो खांसी काफ़ी दिनों तक रहना, और मेरे को लगता है कि सांस की दिक्कत भी साथ में होती होगी, तो ये सारे लक्षण इस बात को बताते हैं कि इनको अस्थमा होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। जी। इनको जल्दी से फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए, जो कुछ टेस्ट करेंगे और कुछ हिस्ट्री भी लेंगे, उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि ये अस्थमा है, और अस्थमा है तो कितना सीवियर है, और अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो जो ये इनको बार बार खांसी हो रही है, जो जा नहीं रही, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक बात है। तो निश्चित तौर पर जब हम बात जागरूकता की करते हैं, ये कहते हैं कि सभी को इस विषय में जानकारी होनी चाहिए, और हम वर्ल्ड अस्थमा डे भी मना रहे हैं इसी विशेष संदर्भ में। तो आप दोनों से संदेश लेना चाहेंगे। डॉक्टर हड्डा, अगर आपसे समझना चाहें कि अस्थमा के रोगी किस तरह से नॉर्मल जीवन जिएं, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहला मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अस्थमा है। एक बार वो एक्सेप्टेंस आ गया तो हमने 90% जंग जीत ली है। जी। उसके बाद में जो आपको मेडिसिन दी है उसको रेगुलरली लीजिए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि इलाज ठीक से हो पाए। जी। डॉक्टर खिलनानी, अस्थमा अटैक के खतरे जो है वो कई बार बहुत डराते हैं, तो उन खतरों को कैसे कम किया जाए, कैसे एक नॉर्मल जीवन जिया जाए अस्थमा के साथ में, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, जो हमने इसमें बात नहीं कर पाए वो है ट्रिगर्स की। जी। जो अस्थमा की जो विपरीत अवस्था में जो ट्रिगर्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाउस डस्ट माइट, जो कि पर्दों में, मैट्रेस के नीचे, कारपेट्स के नीचे, वो सबसे कॉमन कॉज होता है। उसके अलावा जो है पॉलन्स जो होते हैं, जो आजकल जो सीज़न है सितंबर का महीना और ये मार्च का महीना, जब आप गाड़ी भी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि पॉलन्स गिरते रहते हैं। नंबर 2। तीसरा वायरल इन्फेक्शन। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होता है वो बहुत बड़ा ट्रिगर होता है अस्थमा के लिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं के बारे में, क्योंकि जब अस्थमा प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है तो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है अंदर जो बालक होता है उसके बारे में। अगर अब आप बालक की सेहत को अच्छा कर रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अस्थमा को प्रॉपरली कंट्रोल करें। और ये भी तय है कि 1/3 केसेस में गर्भवती महिला का अस्थमा बढ़ जाता है, 1/3 में वैसा ही रहता है, 1/3 में इम्प्रूव भी हो जाता है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि गर्भवती महिला का एस्थमा अगर प्रॉपरली कंट्रोल होगा तो अंदर बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। अगर वो एस्थमा प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होगा तो बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एस्थमा का कंट्रोल करें और प्रेगनेंसी के दौरान जो इनहेलर्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। जी निश्चित तौर पर। तो तमाम बातें जो यहाँ पर हुई हैं, निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने उसको जाना है, समझा है और उसको आत्मसात किया है, आगे जीवन में उसको पालन करेंगे। निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं कि अस्थमा के साथ लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे जीतनी है, तो जागरूकता इसका एक बहुत बड़ा जो है वो उसमें एक खंड होता है। तो निश्चित तौर पर आप जागरूक रहें, सावधान रहें और अस्थमा के खिलाफ जो लड़ाई आपकी जारी रहे और एक बेहतर जीवन अस्थमा के साथ भी जिया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय हड्डा और डॉक्टर जीसी खिलनानी इस तमाम बातचीत के लिए। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। बहुत नमस्कार सभी को, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप सभी लोगों का।